नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश के किसान फसल के दाम के लिए तरस रहे हैं, नौजवान काम के लिए तरस रहे हैं और कारोबारी इत्मीनान के लिए तरस रहे हैं। लेकिन इस देश की सरकार कह रही है कि जिंदाबाद बोलो जिंदाबाद। सरकार संसद में कृषि कानूनों के साथ ही 3 मजदूरी संहिता बिल भी पास करा चुकी है। इस बिल को 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी है। इस बिल में है क्या, इसको समझिए। आप या आपके घर में पड़ोसी, रिश्तेदार कोई भी नौकरी करता है तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके हाथ में आने वाला पैसा कम होने वाला है। कंपनियों की बैलेंस शीट भी बिगड़ने वाली है। हां, आपका बुढ़ापा जरूर कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको वरिष्ठ नागरिक होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो सुनिए, वेज यानी मजदूरी यानी वेतन की नई परिभाषा जो मोदी सरकार ने तय की है, उसके हिसाब से भत्ते का जो हिस्सा है वह कुल वेतन का 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। पहले क्या होता था कि मूल वेतन भले कम हो लेकिन भत्तों का हिस्सा ज्यादा होता था, तो प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ भी कम कटता था और टैक्स भी कुछ बच जाता था। इसमें कंपनियों और खुद सरकार का भी फायदा होता था, क्योंकि उसके हिस्से का जो पीएफ होता था वो भी कम बनता था। लेकिन नए कानून के बाद मूल वेतन बढ़ाना पड़ेगा और अगर भत्ते 50% से ज्यादा हैं तो उसका हिस्सा कम करना पड़ेगा। जब मूल वेतन बढ़ेगा तो पीएफ भी ज्यादा कटेगा और टैक्स भी ज्यादा कटेगा। कर्मचारी का तो कटेगा ही, कंपनी या सरकार को भी अपना हिस्सा प्रोविडेंट फंड का बढ़ाना होगा। मूल वेतन बढ़ेगा तो ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी, टैक्स की देनदारी भी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, जब कंपनी ज्यादा काटेगी तो अपने पास से तो देगी नहीं। आजकल C2C का जमाना है, मतलब कर्मचारी को रखने पर आने वाला कुल खर्च, जिसे कॉस्ट टू कंपनी कहते हैं, इस खर्च से कर्मचारी और कंपनी दोनों के पीएफ की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। पीएफ का हिस्सा बढ़ेगा तो जाहिर है इससे कर्मचारी के हाथ में हर महीने आने वाला वेतन भी कम हो जाएगा निश्चित तौर पर। इससे 3 बातें बड़ी साफ हो जाती हैं। पहला ये कि इससे पता चलता है कि सरकार नकदी की भारी कमी से जूझ रही है। दूसरा ये कि अपनी नकदी बढ़ाने का सबसे सीधा और सरल तरीका सरकार ने यह निकाला है कि इसका बोझ वेतन भोगी कर्मचारियों पर डाला जाए। और तीसरा ये कि प्रोविडेंट फंड और टैक्स की वसूली ज्यादा कर दी जाए। यह कटौती अनिवार्य होती है, इसलिए कोई भी कर्मचारी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट कंपनी में काम करता हो, इससे बच नहीं सकता। कोई भी सरकारी कर्मचारी प्रोविडेंट फंड का पैसा 60 साल की उम्र से पहले निकाल नहीं सकता। और अगर कोई नियमित नौकरी में है तो निजी कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी भी कानूनी तौर पर नहीं निकाल सकता। एक अनुमान के मुताबिक देश में 2 करोड़ 15 लाख कर्मचारी तो सरकारी क्षेत्र में ही नौकरी कर रहे हैं। लगभग 2 करोड़ 70 लाख कर्मचारी निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं। अगर इसमें से आधे लोगों का भी मूल वेतन बढ़ा तो 2.5 करोड़ लोगों की तनख्वाह से कटने वाला प्रोविडेंट फंड बढ़ जाएगा, टैक्स भी बढ़ेगा और पीएफ में बढ़ोतरी का सीधा मतलब होगा तनख्वाह में कमी और सरकारी खजाने में इजाफा। 73 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। और यह तो आपको पता ही होगा कि आदरणीय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के इतिहास से सरकारी पेंशन की व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, सरकारी नौकरी से भी। अब मोदी जी तनख्वाह पर नजर गड़ाए बैठे हैं। संक्रमण ने लाखों लोगों की नौकरी छीन ली थी, आप जानते हैं। करोड़ों लोगों की तनख्वाहों में कटौती हुई इसी बहाने, और अब पिछले दरवाजे से बची खुची तनख्वाह पर भी सरकार ने नजर गड़ा दी है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी, आप जानते ही हैं। इसके पहले सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में हर 6 महीने पर डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता था, लेकिन संक्रमण के नाम पर फौरन इस पर रोक लगा दी गई थी और एक बारगी 31 जुलाई 2021 तक सीधे, मतलब महंगाई भत्ते की 2 किस्तें तो हमेशा हमेशा के लिए मारी जा चुकी हैं। इसे बहाल कब किया जाएगा, इसके बारे में सरकार कुछ भी बताने को राजी नहीं है। लेकिन मुद्दा केवल इतना ही नहीं है। कर्मचारियों के शोषण के लिए श्रम मंत्रालय का नया ड्राफ्ट भी तैयार है। इसमें कामकाज के अधिकतम घंटे 12 करने का प्रस्ताव है। अभी 8 घंटे से ज्यादा काम लेने पर कंपनी को कर्मचारी को ओवर टाइम देना पड़ता है।
कंपनियां लगातार मांग करती रही हैं, फैक्ट्रियां कारखाने लगातार मांग करते रहे हैं कि उसे कर्मचारियों से ज्यादा काम लेने की छूट मिलनी चाहिए। यह उसी दिशा में बढ़ाया गया कदम बताया जा रहा है। इसके बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी थी कि हफ्ते में काम के घंटे 48 ही रहेंगे। लेकिन सवाल है कि अगर कोई कंपनी 12-12 घंटे 4 दिन काम लेती है तो क्या कर्मचारी को 3 दिन की छुट्टी देगी? इसका कोई साफ और सीधा जवाब देने को सरकार तैयार नहीं है। आपको याद हो तो जब संक्रमण शुरू हुआ था तो उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों ने हालात का फायदा उठाते हुए अपने अपने श्रम कानूनों में छूट दे दी थी, बदलाव कर दिया था कि ज्यादा काम लेने या छटनी करने के मामले में सरकार कोई विशेष दखल नहीं देगी। कहने को यह कुछ सालों के लिए किया गया था, लेकिन सबको पता है कि स्थायी नियम ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी या प्राइवेट, कारखाने में काम करते हैं, घंटे के हिसाब से आपको तनख्वाह मिलती है, तो आने वाले दिनों में आपको कम वेतन और ज्यादा काम के लिए तैयार रहना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और हां, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। इससे हमारी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। नमस्कार।